मोरल डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव ऑफ कोलबर्ग एंड कैरोल गिलियन, क्रिटिकल कल्चरल वेरिएशन इन मोरल रीजनिंग। कैरोल और गिलगिन की क्या पढ़ोगे आप यहाँ पर थ्योरी के रूप में पढ़ोगे। कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये भी नहीं हुआ है ना पॉइंट, सिर्फ ओनली वन ही हुआ है इसका शायद, स्टीरियोटाइप वाला और जेंडर वाला और रोल प्ले। चलिए देख लेते हैं। देखिए भाई, मोरल डेवलपमेंट क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, नैतिक विकास क्या होता है। तो जो मोरल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट शब्द कहाँ से निकल के आया है, लेटिन वर्ड मोरोस से निकल के आया है। ठीक है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज या लोक रीति भी हम इसको मानते हैं। यानी कि सबसे पहले बात आती है व्हाट इज मोरालिटी, द बिलीफ अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यानी कि सबसे पहले हम नैतिक विकास के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं नैतिकता क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है। मोरालिटी का मतलब होता है क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में जो हमारे कंसेप्ट हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी मोरालिटी यानी कि नैतिकता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट क्या होती है, नैतिक विकास क्या है। Moral development refers to the process where people from a progressive sense about what is right and what is wrong, proper and improper। ठीक है, नैतिक विकास क्या है, हमारी वो प्रक्रिया है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो लोग सही और गलत, जहाँ पर लोग सही और गलत, उचित और अनुचित के बारे में समझ बनाते हैं। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें लोग सही है, क्या गलत है, क्या उनके लिए उचित है, क्या उनके लिए अनुचित है। जब इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, उनका नैतिक विकास कहलाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, मीनिंग हो गया क्लियर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब बात आती है मीनिंग के बाद इसमें दे रखा है आपकी बुक में, मोरल डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, नैतिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इसमें पहला कारक दे रखा है जेंडर। ठीक है, लिंग। दूसरा एज, थर्ड है एज, आयु। थर्ड है आपकी इंटेलिजेंसी, बुद्धि। फोर्थ है फैमिली, परिवार। पीयर ग्रुप यानी कि आपके मित्र मंडली जिसको आप बोलते हो। रिलीजियन, धर्म। स्कूल। ठीक है, हाँ जी, ये फैक्टर हैं जो आपकी मोरल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इसको पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो। अब देखियो भाई, नैतिक विकास को आपका जो जेंडर है वह किस प्रकार प्रभावित करता है। देखो भाई, लड़के और लड़कियों में मोरल डेवलपमेंट में क्या है, डिफरेंस दिखाई देते हैं। लड़के व लड़कियों की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उनमें अंतर होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का उनका मोरल डेवलपमेंट होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में प्रत्येक आयु स्तर पर अधिक मात्रा में व अधिक आवृत्ति में बिहेवियर में अंतर पाया जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जेंडर का भी हमारी मोरल डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे देखा गया है कि एडोलसेंस में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में मोरल डेवलपमेंट अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। ठीक है,
भाई जेंडर का भी इसमें इफेक्ट बताया गया है कि लड़कों और लड़कियों में जो मोरल डेवलपमेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होती है, लेकिन जब एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था की एज आ जाती है तो आप देखते हो ना मैच्योरिटी लेवल लड़कियों में पहले आता है और लड़कों में 1-2 साल बाद आता है। तो जैसे ही उनके अंदर मैच्योरिटी लेवल आता है तो उनको पता लग जाता है कि कौन सी चीज उनके लिए सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो इस बात की भी जानकारी क्या है उनको पहले लग जाती। तो इस प्रकार जो जेंडर है वह मोरल डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालता है। दूसरा है हमारी एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है जो हमारी मैच्योरिटी लेवल है वो भी बढ़ता जाता है, हमारी जो समझ है वो भी बढ़ती जाती है और उम्र के साथ साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ता है। तो हमें हमारी मोरल डेवलपमेंट भी बढ़ती है। कैसे अफेक्ट होती है? क्योंकि एज का क्या इफेक्ट पड़ता है कि जैसे जैसे हम बड़ी एज में जाते हैं हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज हमारे लिए गलत है और कौन सी हमारे लिए सही है। तो इस प्रकार एज हमारी मोरल डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती है। उसके बाद है इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी भी क्या इफेक्ट डालती है भाई हमारा कि इंटेलिजेंसी जो इंटेलिजेंट बालक होता है वो क्विकली डिसीजन ले सकता है किसी भी बात के राइट और रॉन्ग के बारे में, ठीक है, कि ये बात सही है ये गलत है। तो इस प्रकार जो हमारी इंटेलिजेंसी लेवल है वो भी हमारी मोरल डेवलपमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे आप देखते हो मंद बुद्धि बालक क्या है, नकल करके, अब देखो जो इंटेलिजेंट बच्चा वो तो याद करके आया, अपना अच्छे से लिखा, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है ना फटाफट से आंसर दे दिया। लेकिन जो मंद बुद्धि बालक है वो नहीं दे पाया, नहीं पता उसको क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो क्या है, इंटेलिजेंसी लेवल भी हमारी मोरल डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता है। फैमिली का मैंने बताया था हर जगह सेम है आपका फैमिली का, ठीक है, तो फैमिली को बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही। उसके बाद आता है पीयर ग्रुप। आपका पीयर ग्रुप, आप किस तरह के बच्चों में आप बैठते हो, तो बालक का जो जो मोरल बिहेवियर है वो भी क्या है, उसके जो क्लासमेट हैं या उसका जो पीयर ग्रुप है उससे अफेक्टेड होता है। इसलिए खेल के मैदान में भी बालक खेल के साथियों के बीच जाने अनजाने में अनेक प्रकार के हम क्या करते हैं, बिहेवियर और कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, ठीक है। हम जिस तरह के बच्चों में बैठते हैं ना, जैसे आप हमेशा सुनते हो जैसी संगति बैठिए ते सोई फल पात, ठीक है। तो हम जिस तरह के बच्चों में बैठेंगे हमारी मोरल डेवलपमेंट भी उसी टाइप की होएगी, ठीक है। अगर आप अच्छे बच्चों में बैठते हो, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आप लोग को मोटिवेट करने वाला है, तो आप उस तरह के बन जाओगे। अगर आप ऐसे बच्चों में बैठते हो जिनकी नेगेटिव थॉट है, जो बुरे कामों में लिप्त है, ठीक है, तो आप भी वैसे ही काम करना सीख जाओगे। उसके बाद बात आती है रिलीजियन की, धर्म की, संस्कृति की, ठीक है। ये भी पॉइंट पहले आ चुका है, इसको भी क्या है आप खुद से बना के लिखोगे। आगे है स्कूल। स्कूल का भी हमारे नैतिक, हमारी मोरल डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। तो स्कूल में जो टीचर हैं, जो हमारे क्लासमेट हैं, बुक्स हैं, इन्वायरमेंट है, ये सारे के सारे बच्चे की जो मोरल डेवलपमेंट है उसमें क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे किसी बालक ने ऐसे समूह का सदस्य है जिसमें अधिकांश बुरे कार्यों को शामिल, तो अच्छे वातावरण और परिवार के बालक का नैतिक विकास भी प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये थे जो आपकी मोरल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले फैक्टर। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं हम जो कोलबर्ग की थ्योरी है। कोलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसमें क्या बताया है। कोलबर्ग थे जो, वो एक क्या थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, एक अमेरिकी मनोविज्ञान थे, ठीक है। और उन्होंने क्या है, जो नैतिक विकास की यानी कि जो थ्योरी दी है वो दी है उन्होंने 1984 में, ठीक है। 1984 में उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, आपकी नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट क्या होती है यही बताया है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या हमारे लिए सही है क्या हमारे के लिए गलत है। जब इस चीज का आप फर्क करना सीख जाते हो तो वही आपकी मोरालिटी या मोरल डेवलपमेंट कहलाती है। अब इन्होंने क्या है, अपनी जो थ्योरी है उसको 6 स्टेप में इन्होंने डिवाइड किया है ताकि आप आसानी से पहचान सको, ठीक है, कि कौन सी आपके लिए सही है और कौन सी चीज आपके लिए गलत है, ठीक है। अब इसने क्या है, ये 6 स्टेप देने से पहले इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी को भी यहाँ पे बताया है, ताकि जब ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी
तो इन्होंने बात की एक तो मोरल रिलीजियम की, नैतिक यथार्थवाद की, मोरल कोऑपरेशन की, मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा और मोरल रीजनिंग। ये 4 शब्द की पॉइंट इन्होंने अपनी इसमें लिए हैं थ्योरी में। तो फर्स्ट में इन्होंने बात की नैतिक यथार्थवाद की, ठीक है। ये पॉइंट आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको 6 स्टेजेस यहाँ पे करनी है, आप इनको जस्ट इनका मीनिंग समझ लो कि ये क्या होता है, कि अगर आपके बीच में ये आ जाए कहीं पे पॉइंट तो आप इजीली इनको बता सको। मोरल रिलीजियम, नैतिक यथार्थवाद, तो ये क्या है, ये नियम निरपेक्ष और निश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे कोई भी मोरल रिलीजियम का मतलब होता है रूल्स, कि रूल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका मोरल रिलीजियम का मतलब ये होता है कि अगर आपने रूल तोड़ा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो जितने भी रूल्स है स्ट्रिक्ट रूल, वो उनका मतलब यहाँ पर मोरल रिलीजियम, नैतिक यथार्थवाद से लिया गया है। मोरल कोऑपरेशन, मोरल कोऑपरेशन में क्या है, ये हमारी कुछ सोशल कन्वेंशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। कैसे कोऑपरेट करते हैं, जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है तो सभी क्या है, उनको रास्ता दे देते हैं, अपनी गाड़ी को आगे नहीं भगाते, एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ते हैं। तो ये क्या है, हमारा मोरल कोऑपरेशन। एक बात आएगी मोरल डिलीमा की। डिलीमा में क्या होता है, डिलीमा में ये आप भ्रम में रहते हो, ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है, और आप डिसीजन नहीं कर पा रहे, तो वो होता है आपकी नैतिक दुविधा। एक बात आएगी इसमें नैरल मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। इसका मतलब है यह न्याय दृष्टिकोण है, क्या सही है क्या गलत है, ये सोचने की जो प्रोसेस है, ये मोरल रीजनिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये 4 की टर्म ये यूज की इन्होंने, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन जो आपके सिलेबस में है कि क्या क्या थ्योरीज दी हैं इन्होंने 6 स्टेप के बारे में यहाँ पर बात की है। 6 स्टेप में इन्होंने सबसे पहले बताया गया है, इसने 6 स्टेप में फर्स्ट जो स्टेप है, जो 6 स्टेप हैं उसको इन्होंने 3 लेवल्स पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला लेवल इन्होंने बनाया प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। कौन सा लेवल बनाया भाई इन्होंने, फर्स्ट है जिसका नाम दिया इन्होंने प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कणा स्तर, ठीक है। वही मुझे तो इंग्लिश में इजी लग रहा है ये। पहला क्या है, प्री कन्वेंशनल मोरल लेवल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल लेवल यानी कि कन्वेंशनल तो होता है परंपरागत, और प्री कन्वेंशनल प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कणा, ठीक है। फिर कन्वेंशनल लेवल, और थर्ड बताया इन्होंने पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इस वर्ड को आप इंग्लिश में करोगे, हिंदी मीडियम वाले भी, तो अच्छा रहेगा क्योंकि इजी है। या नहीं कर पाओ तो बेटा फिर अपना इंग्लिश में कर लियो। प्री कन्वेंशनल रूढ़ी पूर्व अवस्था, कन्वेंशनल रूढ़िगत अवस्था, और पोस्ट कन्वेंशनल रूढ़िवाद के बाद की अवस्था, ठीक है। ये आप इन्होंने जो 6 स्टेप को 3 पार्ट कर दिए। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी थ्योरी को 3 भागों में बांटा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें से जो कोलबर्ग की थ्योरी है, आपका जो सीटेट का है, ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका सीटेट में, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इन 3 पार्ट के दो दो सब टाइप कर दिए। पहले वाली क्या थी हमारी, रूढ़िवादी, रूढ़ि पूर्व अवस्था का चिंतन। इसमें क्या है, ये सबसे पहले वाला स्टेप होता है। इस चरण में क्या सही है और क्या गलत है पर बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव पड़ता है, कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। इसमें जब हमें या तो गिफ्ट मिले या हमें पनिशमेंट मिले तभी पता लगता है। अब इसमें दो आती हैं। एक तो होता है, पहली बात आती है दंड वाली, दंड एवं आज्ञाकारिता। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है, क्लास को अभी 2 मिनट में, ठीक है भाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग में हम क्या करते हैं, रूढ़ि पूर्व अवस्था चिंतन में 2 भागों में बांटा गया है इसको। एक तो पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेड, दूसरा है आपका, मैम म्यूट हो रखा है, आवाज नहीं आ रही। ओके ओके। देखो सबसे पहले तीनों स्टेजेस समझ में आ गई आपको।
हाँ जी मैम। Yes, ma'am. ठीक है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, हिंदी में रूढ़िपूर्व अवस्था, रूढ़िगत अवस्था और रूढ़ि के बाद अवस्था। ठीक है, तो इसको फिर दो सब टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले बात आती है आपकी जो प्री कन्वेंशनल थी उसमें है दंड एवं आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन, और दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन, यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता। हाँ, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, सही बोला बेटा आपने। देखो, पहली जो होती है आपकी दंड एवं आज्ञाकारिता, इसमें बताया गया है इस अवस्था का ये पहला स्टेप होता है। यह क्या है, हमारी जो मोरल जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी क्या है, सजा से बंधी हुई होती है। बच्चे ये मानते हैं कि अगर उन्होंने बड़ों की बात को नहीं माना तो उन्हें क्या है, दंड दिया जाएगा। ठीक है, उनको या तो डांट लगेगी या उनको उनकी पिटाई होगी। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है आपकी, इंस्ट्रूमेंटल, यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता, या फिर व्यक्तिगत केंद्रित या एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। ये जो अवस्था होती है ये दूसरा स्टेप है। यहाँ पर बच्चा सोचता है कि मुझे अपने जिसमें मेरा फायदा है उसके अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, पर हमें साथ में दूसरों के हितों के अनुरूप भी काम करने का मौका देना चाहिए। इस स्तर पर नैतिक सोच ये कहती है वह बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा है। अगर हम एक दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर दे हैं तो इसमें हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। भाई क्या बता इसमें, हाँ जी। अब क्या है, जो हमारी रूढ़िपूर्वक थी या रूढ़िगत थी उसमें दो बताई हमारी, एक तो पनिशमेंट एंड ओबीडेंस वाली और दूसरी बताई है आपकी इंस्ट्रूमेंटल वाली। पनिशमेंट में सजा और आज्ञाकारिता, अगर हम आज्ञा मानेंगे तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अगर हमने बड़ों के अनुसार काम नहीं किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात बताई है जो दूसरे वाला होता है उसमें बच्चा क्या होता है, व्यक्तिगत केंद्रित होता है, यानी कि इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है। वह पहले खुद के बारे में सोचता है कि द चाइल्ड कंसिडर दैट वर्क गुड इन विच हैज पर्सनल बेनिफिट, यानी कि वही काम अच्छा जिसमें मेरा खुद का फायदा निकल रहा हो। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे के अंदर नैतिक डेवलपमेंट इसमें ये बात आती है कि हमें अपना बेनिफिट तो देखना ही है लेकिन साथ में दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट आपके किस में आते हैं, फर्स्ट वाली में आते हैं। ठीक है, यदि आप मेरा होमवर्क करते हो तो मैं आपको मेरी नकल करने दूंगा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया बच्चे ने कि अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे ना तो टेस्ट में मैं तुम्हें पूरा टेस्ट दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और ऊपर वाले का एग्जाम्पल है, यानी कि अगर मैं चुप रहूंगा तो टीचर मुझ पर गुस्सा नहीं करेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है या मैं आगे चलूं? और एज तो मैंने बताई नहीं, जो फर्स्ट वाली एज है ना, फर्स्ट वाली जो प्री कन्वेंशनल है, ये 4 से 10 साल तक के बच्चे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कन्वेंशनल लेवल की। कन्वेंशनल लेवल में क्या है भैया, आपके 10 से लेकर 13 साल के बच्चे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें भी वही दो सब टाइप हैं। पहले वाली है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। और दूसरा है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम सापेक्षिक उन्मुखता, यानी कि आपसी व्यवहार के संबंधों पर आधारित और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। ये हो सकता है भाई अलग अलग बुक में पॉइंट का नाम अलग दे दिया हो लेकिन बात एक्सप्लेनेशन वही है। पहले वाले में था पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, दूसरा था इंस्ट्रूमेंटल, और जो कन्वेंशनल लेवल है उसमें फर्स्ट पॉइंट है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन और दूसरा है सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ऑर्डर। अब क्या है, पहले इसमें बात करते हैं गुड एंड नाइस गर्ल।
अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इसमें द चाइल्ड इज अट्रैक्ट टू प्रेज एंड अप्रूवल, बालक प्रशंसा से और उसके प्रति आकर्षित। अगर हम किसी बच्चे की क्लास में थोड़ी सी भी क्या करते हैं, उसको प्रेज कर देते हैं, उसकी प्रशंसा कर देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, अगली बार और अच्छा काम करके दिखाने की सोचता है, ठीक है। और इस लेवल पर क्या होता है, इस लेवल पर बच्चों के अंदर कोऑपरेशन की भावना होती है, ठीक है। वे क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल है, कक्षा में अच्छा बालक बनने के लिए अध्यापक से दूसरे बालकों की शिकायत करना, ओ तेरी, ठीक है। टीचर के सामने अच्छा बनने के लिए और बच्चों की शिकायतें करता रहता है, ठीक है। गुड बॉय नाइस गर्ल, या फिर क्या है, टीचर के सामने अच्छा बनने के लिए दूसरों की मदद भी कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट है इसमें। उसके बाद एक बताया गया है इसमें कन्वेंशनल लेवल पे सोशल ऑर्डर, सामाजिक क्रम। इसमें निर्णय लेते समय हमें समग्र रूप से समाज पर विचार करना चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखें, नियमों का पालन करें, अपने कर्तव्य निभाए और अधिकार का सम्मान करने पर ध्यान दिया है। आपको कक्षा नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि यह स्कूल के नियमों के खिलाफ है। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, दूसरे स्टेप में इसमें क्या करना है, हमें समाज के जो भी लॉ और ऑर्डर है उनके अनुसार हमें काम करना है, ठीक है। हमें नियमों का पालन करना है, जो जो रूल्स बनाए गए हैं अनुशासन को फॉलो करने के लिए उन सब का पालन करना है। जैसे हमें क्लास बंक नहीं करनी है क्योंकि ये हमारे क्या है, स्कूल के डिसिप्लिन के खिलाफ है। तो ये था हमारा कन्वेंशनल लेवल। और थर्ड बताया इसने पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उसमें भी इसने एक तो क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध, और दूसरा बताया इन्होंने यूनिवर्सल एथिक्स, सार्वभौमिक नीति सिद्धांत, ठीक है। ये बात बताई है। पोस्ट कन्वेंशनल में आगे आपके जितने भी क्या है, जो कन्वेंशनल लेवल में बताए से उससे ऊपर के जितने बच्चे आते हैं वो इसी में आते हैं, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ये युवा प्रौढ़ावस्था के रूप में ले जाती है। इसमें क्या क्या होता है, इस स्तर पर इंडिविजुअल डिसीजन स्वयं चुने हुए सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, इसको हम क्या है, सहयोगात्मकता की नैतिकता के रूप में भी जानते हैं। द मोरल कंडक्ट ऑफ द चाइल्ड इज अंडर इंटरनल कंट्रोल, इसमें बच्चा क्या होता है, इंटरनल स्वयं ही क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। इसमें एक तो आ गया हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इस अवस्था में एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल फॉलो द रूल ऑफ द सोसाइटी, इसमें बच्चा सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करता है, यानी कि खुद ही क्या है, डिसिप्लिन को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए अब उसको गाड़ी चलानी है तो 18 साल से ऊपर वाला बच्चा ही उसी को लाइसेंस मिलता है, तो बच्चा क्या है, रूल्स को फॉलो करता है। व्यक्ति ये सोचने लगता है कि सम वैल्यूज एंड प्रिंसिपल कानून से भी ऊपर हो सकते हैं, यानी कि हमारे जो वैल्यूज और प्रिंसिपल और जो राइट है ये लॉ से ऊपर है, यानी कि खुद ही डिसिप्लिन होता है, खुद ही सारी चीजों को मानता है। एक है इसमें नेक्स्ट जो यूनिवर्सल एथिक्स है, सार्वभौमिक नीति है, इसमें इसे विवेक की अवस्था भी बोलते हैं, कॉन्शियसनेस की। यह क्या है, हाईएस्ट स्टेट ऑफ मोरालिटी, नैतिकता की सबसे हायर स्टेज कौन सी होती है, यही होती है यूनिवर्सल एथिक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कितने बच्चों के सिर के ऊपर से गई है ये थ्योरी, क्या बात है, मेरी क्लास नहीं चल रही क्या? मुझे समझ नहीं आया। और किसको समझ में नहीं आया और किसको आ गया? और भी कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? उमा शंकर समझ में आ गया बेटे? यस मैम। एक बार ना इसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि मेन तो पता है कुछ बच्चों को तो ये कंफ्यूजन हो रही है, मैं एक बार नाम हिंदी में बोल रही हूँ और एक बार इंग्लिश में बोल रही हूँ, इस वजह से सबका मिक्स हो रहा है। ओके मैम। कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को 6 चरण में बांटा गया है
और उन 6 चरणों को भी अलग अलग 3 स्टेप्स में 2-2 चरण करके बांटा गया है। जिसमें से पहला चरण है रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण होता है। इस चरण में क्या सही होता है, क्या गलत है, बाहर से मिलने वाली सजा या उपहार का अनुभव या प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत 2 चरण को रखा गया है। पहला चरण है बाहरी सतह पर आधारित नैतिकता। इस रूढ़ि पूर्व अवस्था का पहला चरण है। यहाँ नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चा ये मानता है कि अगर हम ये काम करते हैं या हम ये बात नहीं बड़ों की मानती हैं तो हमें सजा मिलेगी, या बड़ों की ये बात हम मानते हैं तो हमें उपहार देंगे। ये चरण फर्स्ट में आता है। नेक्स्ट चरण है व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। इसमें होता है जो एक दूसरे इस सेकंड चरण में होता है कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, आधारित होते हैं कि अगर हम इसकी काम कर देते हैं तो ये भी मेरा काम कर देगा, या इसका अगर बात मान लेते हैं तो ये भी हमारा बात मान लेगा। हाँ जी, इसमें और एग्जाम्पल हो गया कि भाई मेरा होमवर्क कर देना, टेस्ट में मैं तुम्हें सारा टेस्ट दिखा दूंगा। हाँ यानी कि हम हाँ जी अपना हाँ प्रॉफिट देख रहे हैं। मैंने अपना प्रॉफिट क्या देखा कि भाई मैंने आज काम कंप्लीट नहीं किया, मैंने दूसरे बच्चे को बोल दिया कि भाई मेरा काम कर दे। हाँ, लेकिन मैंने लर्निंग का काम पूरा कर लिया, दूसरे बच्चे ने याद नहीं थे, तो मैंने बोला कि भाई तू मेरा होमवर्क कर दे। उसने मेरा होमवर्क कर दिया, मेरा फायदा भी पूरा हो गया, और उसने मेरा टेस्ट देख लिया, उसका भी फायदा हो गया। और ऐसे ही मैम नेक्स्ट अवस्था बनाया गया है, नेक्स्ट स्टेज बनाया गया है रूढ़िगत चिंतन। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीजों को देखते हैं। जैसे माँ माता या पिता व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है, जो बच्चे को क्या करना है और किस तरीके से रहना है। इसमें मैम थर्ड चरण रखा गया है अब अच्छे आपसी व्यवहार व संबंध, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। हाँ जी, ये या क्वेश्चन आ कौन जाता है सीटेट में। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि अच्छा लड़की और अच्छी लड़की वाली यानी कि कोलबर्ग की थ्योरी का कौन सा चरण है। ठीक है, तो फिर उसने डिवाइड कर दिया था, कन्वेंशनल के अंदर आता है, प्री कन्वेंशनल के अंदर आता है, या फिर पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि रूढ़िवादी में आता है, रूढ़िगत में आता है, या रूढ़िवादी के बाद आता है। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, या फिर ऐसे पूछ अच्छा लिया, एक एग्जाम्पल दे दिया आपको कि आप मेरा होमवर्क कर दोगे तो मैं आपको मेरी नकल करने दूंगा, ये एग्जाम्पल डाल दिया। तो बताइए ये कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के कौन से चरण में आता है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो मैम थर्ड चरण में ये बताया गया है जो बच्चे का विश्वास या किसी दूसरे का ख्याल रखने का जो या फिर निष्पक्ष व्यवहार कैसे करना है, ये दर्शाया जाता है। हाँ इससे जी, क्या होता है, माता पिता ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये बच्चे अगर मेरी बातों को मानते हैं या इस पे मैं ये बच्चा मेरे बातों को मानते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं या मेरी बातों को ख्याल रखता है, तो वो अच्छा लड़का या लड़की भी हो सकती है, हाँ ये जी, यानी डिसाइड होता है। कि इस लेवल पर बच्चा खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, भाई मैं ही अच्छा हूँ। जैसे क्लास में कई बार बच्चे होते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, तो ऐसा शो ऑफ करते हैं इस स्टेज पे बच्चे। ठीक है, और इसी स्टेज में दूसरी जो बताई गई है वो है सोशल सामाजिक मेंटेन करने की, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की। जी मैम, इसमें ये होता है जो बच्चे सोचते हैं, ये तर्क लगाते हैं, जो भी नियम या कानून लॉ बनाए गए हैं हमारे समाज या हमारे देश के लिए, हम उसके दायरे में ही रहें, इससे दायरे बाहर तक काम न करें जिससे हमें हानि हो। हाँ जी, और मैम थर्ड स्टेज बनाया गया है जिसे जो है ये कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के 5वीं अवस्था भी माना जाता है। हाँ जी, इसमें मैम चरण 5 और 6 को रखा गया है। चरण 5 है जो इसमें सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन होता है।
इसमें होता है कि कोई भी बालक या कोई भी बच्चा जो है किस हद तक, किस अवस्था तक कोई भी काम करते हैं, और वो अपने आप को किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं, अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रख सकता है। और नेक्स्ट चरण है 6, सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। ये क्या होती है? ये नैतिकता की सबसे उच्चतम अवस्था होती है, सार्वभौमिक नीति, यानी कि जिसको पूरे संसार में माना जाता है। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानव अधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज के बीच फंसा होता है तो व्यक्ति खुद अपनी एक जो अंतरात्मा से आवाज आती है उसके आधार पर वह डिसीजन लेता है। ठीक है, वह अपने विवेक का यहाँ पर काम करता है। ठीक है, विवेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करता है। इसमें हम अगर कोई बच्चा अगर गलत थॉट्स उसके मन में आता है तो फिर मैम वो नेक्स्ट टाइम जो उसके मन में जो है राइट थॉट्स भी आता है कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो मैम ये जो है ये चरण 6 के अंतर्गत आता है। हाँ जी, बस इतना ही दे रखा है। और इसमें क्या थे? जो नैतिक प्रभाव, नैतिक तर्कों का मूल्य, संस्कृति और नैतिक तर्क, परिवार और नैतिक विकास। अब इसके कुछ प्रभाव बता रखे हैं कोलबर्ग की थ्योरी के, जिसमें पहले तो मुझे बताओ ये जो 6 स्टेप है, लक्ष्मी कुछ क्लियर हुआ है बेटा? यस मैम। नहीं हुआ तो फिर एक बार ऐसा करना, क्लास के बाद जब मैं ये रिकॉर्डिंग डालूंगी इसको दोबारा से सुन लेना। ओके मैम। ठीक है, अब इसने बोला है कोलबर्ग की अवस्थाओं का जो ये अलग अलग इन्होंने बताया है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसने ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कोलबर्ग की जो ये जितने भी अवस्थाएं, जो भी स्टेप्स है उससे गुजरने पर असर डालते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट, उनके मोरल डेवलपमेंट को सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि बच्चे के नैतिक तार्किकता ये दिखाती कि उन्हें कितने सवालों का हल उन्हें कैसे अनुभव द्वारा मिला। अब देखो भाई, प्रभाव देखते हैं या फिर आलोचना। नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार, नैतिक तर्कों का मूल्यांकन, संस्कृति और नैतिक तर्क, परिवार और नैतिक विकास। ठीक है, और जेंडर और देखभाल का दृष्टिकोण। सबसे पहले बात आती है आपकी जो मोरल जो बिहेवियर है। ठीक है, मोरल बिहेवियर का क्या इफेक्ट पड़ता है? मोरल बिहेवियर के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। उनका कहना है कि नैतिक व्यवहार पर बात करना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारी मोरल थिंकिंग पर बात की गई है। ठीक है, उनकी सोच काफ़ी नैतिक है, परंतु उनका बिहेवियर इसके विपरीत है। जरूरी नहीं है सोच का दावा करने वाले लोग नैतिक व्यवहार भी करें। इन्होंने बोला है कि जो हमारी मोरल थिंकिंग और मोरल बिहेवियर, इन दोनों का क्या होता है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट स्टेजेस में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिसकी सोच नैतिक है वो बिहेवियर भी क्या है, मोरल ही करेगा। यानी कि उसने बोल दिया कुछ, जैसे हमारे क्या करते हैं राजनीतिक लोग, वादे कुछ करते हैं करते कुछ हैं। ठीक है, परंतु उनका व्यवहार कई बार अनैतिक और उनके दावे क्या है विपरीत निकल सकते हैं। परंतु इसके बाद जैसे चोरों को पता है कि चोरी करना गलत काम है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं। तो नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार दोनों अलग है। जैसे चोर को पता है, उसकी सोच तो उसको पता है कि चोरी करना गलत काम है, लेकिन फिर भी अपने बिहेवियर में वह चोरी कर रहा है। ठीक है, तो कोलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है इसके कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई है। ये जो पॉइंट है ना, ये इसके क्रिटिसिज्म में है। प्रभाव में, इफेक्ट में आप क्या करोगे कि जब हमारे दिमाग में कोई भी कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो जो ये नैतिक जो हमारी मोरालिटी हमारे अंदर है वो हमें उस कन्फ्लिक्ट से बाहर निकालती है, और हम इन नियमों के आधार पर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रभाव में आप ये चीजें लिखोगे। लेकिन उसके बाद ये बात की गई है कि जो मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी कोलबर्ग की, उसको बहुत सारे लोगों ने उसकी आलोचना की है। बहुत सारे लोग ये बोलते, उसको क्रिटिसाइज किया कि भाई ये जो थ्योरी है ये सारे के सारे प्रमापों पर खरी नहीं उतरती है। इन्होंने तो बोल दिया, सबको पता है कि मेरी क्या सही है क्या गलत है, तो उसी को मोरालिटी बोल दिया। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि लोगों की मोरल थिंकिंग और मोरल बिहेवियर में डिफरेंस होता है। जैसे चोरों को पता है चोरी करना गलत बात है, लेकिन फिर भी चोरी करते हैं। लेकिन
कोलबर्ग ने तो ये बोला है कि उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, जो सही है वही करेंगे, जो गलत है वो नहीं करेंगे। तो ये बात क्या करती है, उसको क्रिटिसाइज करती है इस थ्योरी को। दूसरा, जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो आलोचकों का ये मानना है कि जो मूल्यांकन पर, इवैल्यूएशन पर खास ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इवैल्यूएशन की तरफ, असली जिंदगी में क्या दुविधाएं हैं उनके ऊपर कोलबर्ग ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद संस्कृति और नैतिक तर्क में भी क्या बताया गया है, अवस्थाएं होती हैं आलोचकों के अनुसार, यानी कि जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है उन्होंने बताया है कि कोलबर्ग की पहली 4 अवस्थाएं तो सार्वभौमिक पाई गई हैं, परंतु 5वीं और जो छठी अवस्था है वो क्या है, सबकी एक समान नहीं पाई गई है। सब में क्या है, उनके कल्चर का इफेक्ट उसके ऊपर पाया गया। यानी कि कोई थ्योरी तभी परपाउंडेड मानी जाती है, तभी सक्सेस मानी जाती है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। तो लोगों ने बोला पहले जो 4 सिद्धांत वो तो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, लेकिन जो 5th और 6th जो इन्होंने दिया है वो क्या है, सार्वभौमिक नहीं है, वो सबके ऊपर लागू नहीं होता, सबका अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उसका अलग इफेक्ट दिखाई दिया है। आगे, परिवार और नैतिक विकास। कोलबर्ग का मानना है कि जो फैमिली की जो एक्टिविटी है वो बच्चे के सोशल डेवलप, उसके मोरल डेवलपमेंट के लिए खास जरूरी नहीं है। यानी कि उन्होंने यहाँ पर फैमिली की बात नहीं की है एक बार भी, ठीक है, लेकिन बच्चे क्या है, ज्यादातर जो उनकी मोरालिटी है वो अपने घर से सीखते हैं, नैतिकता अपने घर से सीखते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको इग्नोर किया है। उसके बाद क्या है, जेंडर और देखभाल का दृष्टिकोण। अब जो कैरोल गिल्गिन है उसकी आलोचना, अब जो दूसरे जो है कैरोल गिल्गिन, उन्होंने भी क्या है इसकी थ्योरी को क्या किया है, क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने यहाँ पर जो जेंडर भेद पर आधारित है इनकी, ठीक है, जैसे 6 से 18 साल की लड़कियों के जवाबों का अध्ययन किया, उन्होंने देखा कि लड़कियां मनुष्य में आपसी संबंधों के आधार पर नैतिक दुविधा का निर्णय लेती है, परंतु कुछ अध्ययन में नैतिक निर्णय में लिंग भेद के होने की शंका जताई गई है। उसी के अनुसार मोरल निर्णय में ये भेद बहुत कम होता है कि पुरुष और महिला दोनों आपसी दुविधाओं के देखभाल दृष्टिकोण को हल करते हैं। देखो भाई, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो जेंडर की जो बात की गई है उसको भी इसने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। वो ये मानते हैं कि चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों में क्या है, जो मोरालिटी लेवल है, देखो भाई दुविधा सबके सामने आती है, चाहे फीमेल हो या फीमेल हो, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, दोनों बिहेवियर करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या है, इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसने कुछ रिसर्च की 6 से लेकर 18 साल की लड़कियों के ऊपर, ठीक है। जब उन्होंने रिसर्च की तो जो क्वेश्चन किए तो वहां पर क्या है, वो लड़कियां भी क्या है, उन क्वेश्चंस का आंसर देने में दुविधा हो रही थी उनको, ठीक है। नैतिक दुविधा, एक मोरल डिलीमा वर्ड का यूज किया था, वो दुविधा उनको हो रही थी। और इन्होंने बताया कि लड़कियां पहले जवाब दे देती हैं लड़कों की बजाय, लेकिन उसने अपनी रिसर्च में उल्टा मिला, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज किया। तो ये थी आपकी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। सबसे पहले हमें इसका मीनिंग देना है, फिर इसकी जो कोलबर्ग ने अवस्थाएं दी हैं, पहले 3 भागों में बांटा इनको, फिर उन तीनों के 2-2 सब पार्ट है उसमें बांटा है, फिर बताना है कि ये थोड़ा सा प्रभावी है, थोड़ी सी 2-4 बातें लिखनी है, और उसके बाद जो कोलबर्ग का सिद्धांत है उसको भी अलग अलग लेवल पर इसको, इसके आलोचकों ने इसकी आलोचना की है कि भाई ये थ्योरी ठीक नहीं है, यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। अब जो इसकी दूसरी थ्योरी आती है, मेरे को ये बताओ, पहले वाली थ्योरी आ गई समझ में? यस मैम। आज एक ही थ्योरी करवाऊंगी, क्योंकि 2 थ्योरी करा दी तो फिर आपका मिक्स मैच हो जाएगा कि कौन से सिद्धांत में क्या था। अब मैंने कुछ आपको घर से कुछ टॉपिक बोले थे, ठीक है, कैरोल गिल्गिन वाली थ्योरी हम कल करेंगे। अब जो मैंने प्रेजेंटेशन के लिए बोला था उसमें मुझे बताइए कौन कौन बच्चे प्रेजेंट हैं। प्रीति, उमा शंकर, यस मैम। दिव्या, स्वाति, यस मैम। कौन सी है? स्वाति है, दिव्या भी आज या दिव्या नहीं? उसके बाद है खुशी और सिद्धि। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, ये टॉपिक दिया था मैंने प्रीति और उमा शंकर को। अब
एक बच्चा तो मुझे बताएगा इसका मीनिंग कि ये इमोशंस क्या क्या होते हैं, और एक बच्चा बताएंगे इसकी विशेषता। ठीक है, हाँ जी मैम। तो चलिए मैम बेटा, प्रीति जो स्टार्ट हमारा हो जाइए। टॉपिक हाँ जी। हाँ तो जो हमारा टॉपिक है उस वो है मीनिंग ऑफ इमोशंस या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। तो जो इमोशन है वो एक लैटिन लैंग्वेज है, इमोवेर वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है हलचल मचाना। तो जो इमोशंस है वो एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जो आपके अंदर क्या हो रहा है या आपके एक्सटर्नल या इंटरनल के अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसको बताती है। कि जैसे मतलब कहाँ पे आपके आसपास क्या हो रहा है, उस वजह से जो भी उस सिचुएशन के अंदर जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन के अंदर, उसको हम इमोशंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलता है तो हम एकदम से चौंक जाते हैं, तो फिर जो हमारा जो वहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन या फिर बॉडी लैंग्वेज जो भी निकल के आती है, उससे सामने वाले हमारी इमोशन को समझ सकता है कि हम खुश है या फिर दुखी है देख के। वेरी गुड बेटे। अब इसके टाइप तो जो बता दो आप। इमोशंस है वो एक सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। और जो इमोशंस है वो साइकोलॉजिकल चेंजेस को डायरेक्ट दिखाते हैं। हम जो इमोशंस है हम उसको अपने फिजिकल चेंजेस से, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, या फिर जैसे हम कहीं बैठे हैं हम कुछ सोच रहे हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से कोई देख के हमें समझ सकता है कि हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं या फिर कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो हमारे इमोशंस को अच्छी तरह समझ सकता है। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए इमोशन के टाइप कौन कौन से हैं, जैसे लव, जॉय, एंग्री, सरप्राइज, फियर, सैडनेस, इनके बारे में और थोड़ा बता दीजिए। मैम मैं ही बताऊं या फिर वो उमाशंकर बताएंगे? नहीं, उमा शंकर इसकी विशेषताएं बता देंगे बेटा। आप जस्ट थोड़ा इनको बता दो कि हमारे इमोशन में ये होता है, ठीक है। ठीक है मैम। तो हमारे इमोशंस के कुछ टाइप्स होते हैं, तो जो हमारा पहला टाइप है हम उसको बेसिक इमोशंस के अंदर डाल सकते हैं। उसके अंदर आ सकते हैं जैसे कि जॉय, जो हमारी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है। सैडनेस आ जाता है उसके अंदर, दुखी होना या फिर फीलिंग ऑफ नेगेटिव इमोशंस भी हम उसको कह सकते हैं। फियर आता है इमोशंस ऑफ थ्रेट। और एंगर आता है रिलेटेड टू फ्रस्ट्रेशन, जो हमारे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होती है हम उसको एंगर के इमोशन से हम निकाल सकते हैं। और सरप्राइज आ जाता है वजह से हमारा चौंक जाना एक तरीके से। तो हमारा जो दूसरा टाइप इसके अंदर आता है वो होता है कॉम्प्लेक्स इमोशन। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स इमोशन होता है उसके अंदर हमारा आता है, सबसे पहला आता है लव। लव के अंदर हम अटैचमेंट या फिर कनेक्शन, ये सब हम इसके अंदर डाल सकते हैं। और दूसरा आता है जेलेसी, मतलब किसी चीज को खोने का डर। और उसके बाद हम तीसरा होता है हमारा जो सोशल इमोशन होते हैं, जैसे कि एम्पैथी और सिंपैथी। जैसे हम कोई बाहर वाला दुखी है तो हम उसको सिंपैथी दे सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं, तो फिर वो हमारा हो जाता है सोशल इमोशन कि किसी दूसरे के प्रति हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं। फिर जो चौथा होता है हमारा वो होता है सेल्फ कॉन्शियस इमोशन। उसके अंदर आ जाता है प्राइड, जैसे कि हम खुद ही कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें प्राउड फील होता है। और एक होता है गिल्ट का, मतलब हम खुद ही खुद अंदर अशेम्ड हो जाते हैं, हमें बहुत बुरा फील होता है कि हाँ ये हमने गलत किया, उसको अच्छा नहीं लगा होगा। तो ये सारे इमोशंस के अंदर आ जाते हैं। वेरी गुड बेटे, यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, ma'am. ठीक है, उमा शंकर अब आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताइए। ओके मैम। मैम इमोशन जो होता है वो लाइक अ बिजली की तरह होता है। जिस प्रकार बिजली हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है और हानिकारक भी है। अगर बिजली आती है तो समझिए बल्ब जलती है और रोशनी होती है, लेकिन अगर बिजली चली जाए तो पूरा अंधेरा हो जाता है या बिजली से आग भी लग सकती है। ठीक उसी प्रकार से मैम संवेग जो है, इमोशन जो है, इससे में नकारात्मक और सकारात्मक दो तरह के अनुभव होते हैं। सकारात्मक में सुखद अनुभव होता है, जैसे प्रेम, हर्ष, उत्साह, संतोष, गर्व। ये जो होता है मैम ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो होता है ये अच्छा होता है। एक होता है नकारात्मक, जैसे कष्ट का अनुभव होना, क्रोध आना, ईर्ष्या होना,
भय का डर, चिंता का डर, ये अगर मैम लंबे समय तक हो तो मैं इससे क्या होता है, बीमार भी हो सकते हैं। और संवेग का जो मुख्य इसमें बुक के अनुसार 5 टॉपिक वाइज इसको डिवाइड कर रखा है, जो क्या विशेषता है मैं पॉइंट बाय पॉइंट बोल देता हूँ। फर्स्ट है संवेग संचयी होता है। संवेग एक प्रक्रिया का परिणाम है। संवेग के घटित होने से पहले कुछ मानसिक प्रक्रिया होती है, तब जाकर संवेग जन्म लेता है। मतलब जब भी हमें इमोशन, हमारे बॉडी में कोई इमोशन प्राप्त होता है, तो ऐसा नहीं है वो इमोशन हमको अचानक मिल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इमोशन हमें कुछ देर पहले पता होता है कि नहीं आज हम खुश होने वाले हैं, या आज मैम डांटेगी तो आज हम मुझे दुख होने वाला है। तो मैम ये एक जो है संचयी प्रक्रिया की तरह होता है, जो कभी कभी पहले पता भी होता है, और ये भी पता होता है कि ये जो है बस कुछ क्षण के लिए नहीं है, बस जबकि नियंत्रण चलने वाली भी होती है। हाँ जी, मान लीजिए नेक्स्ट आपको पॉइंट है, वेरी गुड, जैसे दुख होता तो आप काफी देर तक दुखी रहते हैं, है ना? यस मैम, और अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। हाँ पर जी, जब मैम खुश होते हैं तो अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। हाँ जी, ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैम, संवेग सतत प्रक्रिया है जो स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। जैसा कि हम जानते हैं संवेग किसी घटना का परिणाम होता है। इसमें होता है क्या मैम, सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले, संवेग सतत प्रक्रिया है। ये कभी थोड़ी पहले भी आ सकती है और थोड़ी बाद तक चलती है। ये क्या होता है, अगर हम बैठे हैं अखबार पढ़ रहे हैं, अचानक हमने सांप देख लिया, तो ऐसा होता है तो सांप देख के डर जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन सांप फिर चला भी जाता है मैम, लेकिन लेकिन कुछ देर तक जो है डर बना होता है, भय बना होता है। ये मैम एक संवेग का सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये मैम। वेरी नेक्स्ट गुड, पॉइंट है संवेग, संवेग व्यक्तिनिष्ठ भाव होता है। इसमें क्या होता है मैम, संवेग वो हमेशा भावनाएं विद्यमान रहती हैं। ये भावनाएं सुखद या दुखद दोनों की तरह हो सकती है, जिसकी जिक्र मैंने अभी तुरंत से पहले किया ही था कि इमोशन जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो नेगेटिव जो होता है हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है, और पॉजिटिव जो होता है वो हमारे शरीर के लिए सुखदायक होता है। मैम इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, 4 पॉइंट है, संवेग मनोदैहिक होते हैं। इसमें क्या होता है, संवेग की प्रक्रिया पहले मनोवैज्ञानिक होती है जो बाद में दैहिक रूप ले लेती है। जैसे कि हम जानते हैं संवेग के घटित होने से पहले एक घटना हमारे सामने होता है जिसका हम मानसिक रूप से मूल्यांकन करते हैं। इसमें क्या होता है मैम, कभी कभी क्या होता है, कोई भी अगर घटना घटती है तो उसका उससे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे सोचने की तरीका बदल देती है। जब हम जब हम खुश होते हैं तो हम जब हम खुश होते हैं तो हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हम नकारात्मक सोचते हैं। तो मैम ये जो होता है ये हमारी मानसिक स्थिति को भी चेंज कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मैम, संवेग हमेशा अभिप्रायनात्मक होता है। इसमें संवेग के उत्पन्न होने पर हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, जैसे क्रोध में आंख लाल हो जाना, चेहरा लाल हो जाना, हमारा व्यवहार में चेंज हो जाना, जैसे डर के भागना। ये सब जो मैम ये संवेग हमेशा अभिप्रात्मक माना जाता है मैम। वेरी गुड बेटे। अब आपका ये वाला क्वेश्चन था कि इमोशंस क्या होते हैं, संवेग क्या होते हैं, इसके बारे में आपने समझा कि संवेग क्या होते हैं आपके एकदम से जो आप महसूस करते हो। जैसे हम रोते हैं, गुस्सा आता है, मारते हैं, डरते हैं, तो ये जो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं वही क्या हमारे इमोशंस है। जिसमें आपको प्रीति ने बताए थे अलग अलग टाइप के लव जो है यानी कि प्रेम का, हर्ष, अचरज, सरप्राइज होना, क्रोध आना, उदास होना, डर, तो ये सारे क्या है हमारे मन के क्या है संवेग हैं जिनको हम बोलते हैं इमोशंस। और उमा शंकर ने फिर इनको बताया
कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कि इमोशन हमारे क्यूमुलेटिव होते हैं, संचयी होते हैं, अचानक से गायब नहीं होते। ठीक है, एकदम मान लो हम रो रहे हैं तो ये नहीं कि 1 मिनट में ही हम हंसने लग जाएंगे, जी नहीं, ये थोड़ी देर तक रहते हैं। ठीक है, इमोशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये बताया इन्होंने। ठीक है, अगर उद्दीपन को अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए हटा भी लिया जाए तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नहीं है कि आज मैं खुश हो गई तो मैं कल खुशी नहीं होंगी, आज मैं रो रही हूँ तो मैं कल भी रोती रहूंगी, नहीं, क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि कभी कोई इमोशन हमारे अंदर आ रहा है, कभी कोई इमोशन हमारे अंदर आ रहा है, ये हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग, इसको हम फील करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक साइकोमेटिक है, यानी कि हमारे मन से, हमारे दिमाग से ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और हमेशा क्या होता है, इमोशंस आर मोटिवेशनल, हमारे लिए मोटिवेशन का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये बताया इसके बारे में। आगे है इमोशंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। क्या दिव्या क्लास में है? दिव्या नहीं है क्लास में। चलिए मैं बता देती हूँ, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इमोशंस को प्रभावित करते हैं। वही जो स्टार्टिंग में किए थे, आपकी इंटेलिजेंसी आपके इमोशंस को प्रभावित करती है। इंटेलिजेंसी कैसे, जैसे आप रो रहे हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग का यूज करते हो, आप ये सोचोगे कि भाई मैं दुनिया के सामने क्यों रो रहा हूँ, अभी तो ये रो के पूछेंगे, फिर बाद में मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तो जो हमारी इंटेलिजेंसी है, हमारा विवेक है, हमारा डिसीजन लेने की पावर है, वो हमारे इमोशंस को इफेक्ट करती है। दूसरा, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास भी। पर ये देखा गया कि कमजोर और खराब स्वास्थ्य के बच्चे संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित होते हैं, और जो बिल्कुल स्वस्थ बच्चे हैं उनका जो इमोशन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। तीसरा, हमारे फैमिली का भी हमारे इमोशंस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि मैं देखो, अगर मेरी फैमिली में सब बहुत अच्छे खुश रहते हैं तो बच्चा कैसा मिलेगा, एंजॉय करने वाला बच्चा मिलेगा। ठीक है, बच्चा उत्तेजित में स्वभाव का मिलेगा, प्राइड, खुद को क्या गर्वित महसूस करने वाला मिलेगा। अगर किसी की फैमिली में लड़ाई झगड़े वाला इन्वायरमेंट है तो बच्चे के अंदर एंगर, क्रोध वाले इंप्रेशन सबसे ज्यादा रहेंगे, उसको भी इतना ही जल्दी गुस्सा आएगा। ठीक है, उसके बाद स्कूल का इन्वायरमेंट भी हमारे इसको क्या करता है, इफेक्टेड करता है। ठीक है, जैसे अध्यापक द्वारा सजा पाना बच्चे के समय को क्या कर देता है, असंतुलित करने वाला होता है। ठीक है, विद्यालय का वातावरण चिंता से भरा होता है, बालक में नेगेटिव संवेग उत्पन्न होंगे और संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे देखो भाई, बच्चे के जितने भी संवेग हैं उनको टीचर भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को पनिशमेंट मिल गई तो बच्चे के अंदर क्या है, नेगेटिव इमोशंस उत्पन्न होने लगेंगे। ठीक है, और उसके बाकी के जो वे है वे गड़बड़ा जाएंगे। आगे पीयर ग्रुप, बच्चे का जो मित्र मंडली है, ठीक है, बच्चे के जो फ्रेंड सर्कल है, उसका भी हमारे इमोशंस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और हमारे कल्चर फैक्टर, देखो मेरे ख्याल में ये कल्चर फैक्टर, पीयर ग्रुप, स्कूल इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट, ये तो ऑलमोस्ट सब में ही आता है। ठीक है, तो ये इनको एक जगह याद कर लो और जैसा क्वेश्चन है उसी के अंदर अकॉर्डिंग इसको एलोबरेट कर दो। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मैंने स्वाति को, इमोशनल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग स्टेज में कौन कौन से इमोशन डेवलप होते हैं, इनके बारे में बताएगी स्वाति। Yes, ma'am. डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, इसमें हम तीन स्टेज वाइज में डेवलपमेंट पढ़ने वाले, एक इन्फेंट, एक चाइल्डहुड और एक एडोलेसेंस। इन्फेंट स्टेज में एक मतलब मिनट, शेषवास्ता। हाँ जी, हाँ स्वाति, एक बार ना जो मेन पॉइंट है ना उसको हिंदी में भी बोल दिया करो। ठीक है, जैसे पूरा पूरा इंग्लिश समझाओ तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, जी मैम। बताइए। शेष अवस्था में भावनात्मक विकास, इसमें जो है ना बच्चे जो जन्म लेते हैं वो एकदम उत्साह के साथ जन्म लेते हैं, और नवजात जो शिशु होते हैं इस जन्म लेते टाइम पूरा एकदम चिंतन के भावना में ही अनुभव करता है। और इस जब शिशु जन्म लेता है उस टाइम उसमें जन्म टाइम में भय, क्रोध, प्रेम, घृणा सब कुछ आते हैं उसी टाइम में जब वो अपना जिंदगी का सफर स्टार्ट करता है, जब जन्म लेता है तभी। और उसमें ऐसे इमोशंस आते हैं जो कि वो कभी स्पष्ट नहीं कर सकता है, वो क्या कब डरता है, कब रोता है, ये सब उसमें एकदम अच्छे तरीके से स्पष्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद बच्चे अपना
भाषा भाषा प्रयोग करते हैं अपने इमोशंस को दिखाने के लिए। मैम मैं थोड़ा एंजाइटी मूड में हूँ, तो मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ इस नहीं वजह नहीं से किसी स्वाति ने मैडम, समझा। आप सही समझा रहे हो। ठीक है मैम। जब हम लोग चाइल्डहुड में रहते हैं तो इस टाइम में अर्ली चाइल्डहुड भी होता है और एक लेट चाइल्डहुड भी होता है। अर्ली चाइल्डहुड में जो हमारे इमोशंस होता है ना, वो अपने आप आता है, और इस टाइम पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस को। ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सप्रेशंस में ही इमोशंस आता है। इस स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा भावनात्मक होते हैं। और ये जो हमारे में इमोशंस आते हैं वो बहुत तुरंत आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, चाहे वो बेसिक्स हो या फिर ट्रांजिटरी हो। मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड बेटे। हम्म, और जो लेट चाइल्डहुड में होता है ना, इसमें जो है ना हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। हमें अगर गुस्सा भी आता है तो हम वो चीज़ को समझते हैं कि हमें क्या करना है, सोच समझ के बोलते हैं। और ये जो हमारे जो फीलिंग्स होते हैं ना, वो एक इकट्ठे तरह के होते हैं। इसमें जो हमारा जो मन जो है ना बहुत ज़्यादा उतावला होता है 13 टू 18 ईयर्स ऑफ एज में। इसमें कुछ बच्चों को खुद का इमोशंस होता है, जिसमें हेलो मैम, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी बेटे, ऑडिबल हो। थैंक यू मैम। तो इसमें जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करते हैं, और अगर उसे कुछ शेयर करना होता है तो वो शेयर नहीं कर पाते अच्छे मन से, और खुद में छुपाना स्टार्ट कर जाते हैं। ये एक ऐसा स्टेज है, और वो प्रिटेंड करना सीखते हैं कि हाँ मुझे कुछ हुआ है। अगर मुझे गुस्सा हुआ है तो वो प्रिटेंड कर देते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट एट एडोलेसेंस। किशोर अवस्था हमारे जब हम पे जब प्रभाव डालता है, तो इस टाइम हमें थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है कि हमें कब क्या क्या करना चाहिए। और ये जो एडोलेसेंस है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। अगर मुझे और इसमें मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मुझे कोई अच्छा भी बोलता है तो हमें बुरा लग जाता है उस बात का, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है इमोशंस। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं हमारे लाइफ में। जैसे कि अगर पेरेंट्स हमारे लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हम हमेशा उसे नेगेटिव में ही लेना चाहते हैं। इस टाइम में हमें खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। और इस टाइम पे हमें फियर एंजाइटी और बहुत ज़्यादा चिंतन की भावना उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर कोई किसी से क्वेश्चंस पूछ देता है अचानक से, तो उस टाइम हमें एंजाइटी हो जाता है कि हाथ में पूरा पसीना आ जाता है कि अब हम क्या बोलेंगे, आगे कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है। और कुछ चीज़ अगर कुछ पता चल जाए और फिर वो अगर पेरेंट्स पूछते हैं, तो उस टाइम जो उस बच्चे पे आती है इमोशंस, वो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। डर के लिए वो कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। ठीक है थैंक बेटा, यू मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट है खुशी। यस मैम। ठीक है, और अब ना 5-5 मिनट में कंप्लीट कर देना अपना टॉपिक, खुशी और सिद्धि। यस मैम। मैम मेरा टॉपिक था मेथड टू कंट्रोल आवर इमोशंस। पर मैम मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि हमें ज़रूरत ही क्या पड़ रही है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। क्यों मतलब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। तो मैम इसमें फर्स्ट है कि हम अपने डिसीजन को बेटर कर सकें। लाइक कभी होता है ना कि हम गुस्से में या फियर में, स्ट्रेस में हम डिसीजन गलत ले सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है, तो लाइक वैसे ही। तो जब हमारे इमोशंस कंट्रोल में होंगे तो हम क्लियरली सोच पाएंगे और हमारे डिसीजन जो है बेटर रहेंगे। सेकेंड है कि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कि अगर हमारे इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, सामने वाला क्या बोल रहा है हम पूरी बात ध्यान से सुन के तब हम पोलाइटली वे में करेंगे, तो हेल्दी रिलेशनशिप बने रहेंगे पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। क्योंकि आजकल यही है कि
इमोशंस किसी के कंट्रोल में नहीं होते कि गुस्सा बच्चों को इतना आता है कि वो बोल देते सामने, उल्टा बोल जवाब दे देते, तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, गोल अचीव करने के लिए, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चल रहे हैं तो बच्चा स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में वो चीज अपने फोकस हटाने लगता है पढ़ाई पे से या किसी और चीज पे से। तो फोकस बना रहे तो हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में रहेगा, तो हम ये सब नहीं होगा। जैसे कभी कभी किसी को पैनिक अटैक भी आ जाता है, तो वो चीज ना हो। फोर्थ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ये जैसे हम हमारा पेशेंस बना रहे, हम सेल्फ डिसिप्लिन रहे, हमारी पर्सनालिटी अच्छी बनती है इससे। फिफ्थ, की पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट रहता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इस क्लासरूम में एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहता है, सपोर्टिव और पीसफुल। तो इसलिए हमें अपने इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए। अब मेथड्स की बात करें कि कौन कौन से वो मेथड्स हैं, तो पहला हो गया डीप ब्रीथिंग। जैसे हम कभी होता है ना स्ट्रेस वाला बहुत एकदम से हो जाता है, कोई बच्चा स्ट्रेस हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि लंबी सांसें लें ताकि हमारा नर्वस सिस्टम काम रहे। सेकेंड है सेल्फ अवेयरनेस, कि हमें पता होना चाहिए कि हमें वो मतलब गुस्सा आ क्यों रहा है, क्या रीजन है, और फिर हम उसके बारे में सोचेंगे तो हो सकता है हमारा आधी चीज तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही थर्ड में कि मतलब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज करके देखिए, दूसरे नजरिए से अगर हम कोई चीज सोचे तो वो हो सकता है कि हमें तब ज्यादा बेटर समझ में आए। फोर्थ है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कभी कभी हमें नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, तो खुद को इंकरेज कर सकते हैं हम उस टाइम पे सेल्फ टॉक करके। जैसे मेरे के आगे हमने बोल दिया, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ भी सेंटेंस बोल दिए, जैसे आई कैन हैंडल दिस और एंड ऑल, तो उससे हमें खुद को वो होप मिलती है कि हमने ये कर चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है योगा और मेडिटेशन के थ्रू। योगा और मेडिटेशन हमारे मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और कंसंट्रेशन को भी हेल्प करते हैं इम्प्रूव होने में। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस, वही मैम योगा और मेडिटेशन जैसा ही है ये भी। और हेल्दी एक्सप्रेशन है एक, कि कुछ लोग होते हैं अपने एक्सप्रेशंस को जर्नलिंग के थ्रू डायरी में लिख लेते हैं, कुछ आर्ट के फॉर्म में इसको बना लेते हैं और कुछ म्यूजिक के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस ना एक्सप्रेस करते हैं। तो मैम ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, मेरे को बुक में टॉपिक नहीं मिला था तो मैंने गूगल पे से किया था ये वाला। ओके बेटा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से करो आप, आपको जस्ट वो क्लियर होना चाहिए टॉपिक, ठीक है। अब सिद्धि, अब टीचर का क्या रोल है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। यस मैम, रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि हमें फ्यूचर में टीचर बनना है, तो हमें बच्चों की जो माइंड होता है उसको पढ़ना आना चाहिए, अच्छे से समझना आना चाहिए, इसलिए हम रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। सो रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट, इफ इमोशंस आर गिवन इन राइट डायरेक्शन then they can be productive. A teacher can do this work. Parents cannot be responsible because students spend most of the time in the school. यदि भावनाओं को सही दिशा दी जाए तो वे फलदायी हो जाती हैं। एक शिक्षक यह कार्य कर सकता है, माता पिता बहुत अधिक जिम्मेदार नहीं हो सकते क्योंकि छात्र अपना अधिकांश समय स्कूल में व्यतीत करता है। इसका मतलब ये है कि इमोशंस को अगर हम राइट डायरेक्शन के अंदर दें तो बच्चा बहुत अच्छे से उसको फॉलो अप कर सकता है। और ये कह रहा है कि टीचर कैन डू दिस वर्क, टीचर इसलिए कर सकता है क्योंकि बच्चा अपना ज्यादातर जो समय होता है वो स्कूल में व्यतीत करता है, तो टीचर की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो बच्चा क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो अच्छे से लंच वहाँ कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको टीचर के ऊपर छोड़ देते हैं। अब आता है रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक अभिभावक सहयोग मतलब टीचर पेरेंट्स कोऑपरेशन, इट इज यूजुअली सीन दैट पेरेंट्स एंड फैमिली कंट्रीब्यूट अ लॉट इन इमोशनल डेवलपमेंट। टीचर कैन cooperate with the parents for the same. Teacher can tell the parents about the interests, dislikes and behavior of the child.
शिक्षक अभिभावक सहयोग। आमतौर पर देखा जाता है कि भावनात्मक विकास में माता पिता और परिवार का वह योगदान होता है। शिक्षक इस संबंध में माता पिता के साथ सहयोग करते हैं। शिक्षक माता पिता को बच्चों की रुचियां, नापसंद और व्यवहार के बारे में बताते हैं। इस लाइन का यह अर्थ है कि जैसे कि स्कूल में पीटीएम होती है, स्कूल में पीटीएम हम अरेंज करते हैं, तो टीचर और पेरेंट्स एक दिन, जैसे सैटरडे को हमने अरेंज कर लिया, तो वहाँ पे बच्चे के किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, कि मैथ्स में वीक है, इंग्लिश में अच्छा कर रहा है, तो वो टीचर्स और पेरेंट्स एक साथ कॉपरेट आके बच्चे के हित के लिए काम करते हैं। सेकंड आता है अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस, मतलब भावनाओं को व्यक्त करने के अवसर। शिक्षकों को विद्यार्थियों को भावनाओं को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये अवसर बाल केंद्रित स्कूली गतिविधियों के रूप में हो सकते हैं, ताकि बच्चे का समग्र विकास हो सकता है। मतलब कि जो टीचर होता है उसको बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हर चीज करने की, कि बच्चा कैसे कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि हमारा चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल, मतलब कि केंद्रीय स्कूली गतिविधियां, मतलब वहां पे एक एनवायरनमेंट बच्चे को दे दिया जाए कि बच्चा कोई कलर कर रहा है तो बच्चा येलो ही कलर करेगा, ट्री मतलब येलो ही कलर करेगा किसी भी कलर बुक में, या फिर कोई ट्री दे दे तो ट्री में ग्रीन ही कलर होगा, तो मतलब टीचर उसको नोट डाउन करे। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस। थर्ड आता है हमारा टीचर्स एंड आइडियल, मतलब शिक्षकों और आदर्श। छात्र अपने शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए शिक्षक को छात्र के संयमित व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, आइडियल, मतलब जो स्टूडेंट होता है वो हमारे जो गुरु होते हैं उनको आइडियल मानता है। तो जो हमारे गुरु होते हैं उन्हें भी अपना बिहेवियर बच्चे के सामने, कि वो सामने बच्चा है, उसका मेंटली इतना, मतलब वो इतना मतलब मैच्योर नहीं है कि वो समझ सके, तो टीचर भी अपना व्यवहार उसी तरीके से रखे कि बच्चा आगे जाके कि ये टीचर मेरा फेवरेट है, मैं तो इन्हीं से पढ़ूंगी, या फिर मतलब जो भी बच्चे का माइंड है, मतलब उस तरीके से। फोर्थ आता है हमारा टीचर्स एंड अफेक्शन। टीचर्स एंड अफेक्शन, रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट शुड बी अफिशिएट। टीचर शुड also respect the personality of the student. Student have self respect. They will study well if the teacher expresses his affection for them. शिक्षक और स्नेह, शिक्षक और छात्र के बीच संबंध स्नेहपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को छात्र के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। छात्रों में आत्मसम्मान होना चाहिए। यदि शिक्षक उनके प्रति स्नेह व्यक्त करते हैं तो वे अच्छी तरह से अध्ययन करें। मतलब कि बालक को ना टीचर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। स्टूडेंट को अगर जैसे वो घर पर डांट उसने खाई है तो वो टीचर को आके, मतलब अगर टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो टीचर को वो बताए कि मैम आज ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, जिससे कि टीचर और मोटिवेट कर सके और पेरेंट्स के प्रति वो बता सके कि आपकी इस चीज में गलती थी, इसलिए आप और अच्छा करेंगे तो आपके पेरेंट्स अच्छे होंगे। मतलब टीचर, बालक को कुछ अपने टीचर से नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि एक टीचर भी एक सेकंड मदर होती है इन स्कूल, क्योंकि ज्यादातर समय बच्चा जो होता है वो स्कूल में ही व्यतीत करता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है इमोशंस एंड लर्निंग प्रोसेस। इन लर्निंग प्रोसेस इमोशन हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस। दे शुड बी अंडर कंट्रोल एंड हेंस एफिशिएंसी लेवल विल बी इम्प्रूव। भावनाओं और अधिगम प्रक्रिया में भावनाओं का बहुत महत्व होता है। उन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए और इस दक्षता में स्तर में सुधार होना चाहिए। मतलब कि हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें हमें अच्छे से उसको आना चाहिए समझ में, कि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, हमें वो चीज नहीं आ रही, हम अपने टीचर से नहीं पूछ रहे, हम अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, तो टीचर भी नहीं समझ पाएगा और बच्चे भी नहीं पता चलेंगे। तो अगर फ्रेंडली होगा वो चीज तो बच्चा और अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट आता है टीचर एंड हेल्दी एंड फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब शिक्षक और स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास। आमतौर पर विद्यार्थियों का भावनात्मक विकास उनके स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास से घनिष्ठ रूप में जुड़ा होता है। शिक्षक इस संबंध में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। शिक्षक इस भूमिका को निभाने में अभिभावकों का सहयोग कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे क्लास में बच्चे होते हैं, वो कोई बच्चा स्कूल में सुबह उठ के आ रहा है और अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या फिर बच्चे की तबीयत खराब है। कुछ बच्चे होते हैं क्लासेस में किसी को कोई डिसीज हो रखी होती है, कोई डिसीज होती है, तो बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, तो वो पेरेंट्स के साथ मिलकर उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखे और अच्छे से उसको डेवलप करे। तो यही सारे जो कारक है भावनात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका बहुत ज्यादा मेन रोल करते हैं।
वेरी गुड बेटा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये थे आपके इमोशन से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। और कल के लिए मैं करवाऊंगी वो वाली थ्योरी जो रह गई है, ठीक है, कैरोल वाली। और एक टॉपिक है इसका हमारा अटैचमेंट वाला। अब मुझे बताइए, प्रियांशी के अलावा नाजिया, देवानंद, लक्ष्मी और सुप्रिया, इन्होंने आज तक कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी है। अब मुझे बताइए अटैचमेंट, लगाव का क्या अर्थ है, और बाल्बी के लगाव सिद्धांत को एक्सप्लेन कीजिए। कौन सा बच्चा करेगा कल प्रेजेंट? मैम मैं करूं? प्रियांशी। ठीक है बेटा, मैं आपका नाम लिख देती हूँ, प्रियांशी, इस टॉपिक के लिए। अब इसी में है बेटा, ये कंप्लीट कर दोगे या फिर हाफ हाफ डिवाइड करूँ, दूसरे बच्चे को भी दूँ इसी में से हाफ? मैम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये है इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंसवर्थ की जो आपके स्टाइल ऑफ अटैचमेंट है, लगाव शैलियाँ, इसको कौन बताएगा आज जो बच्चे हैं इनके अलावा? लक्ष्मी, देवानंद, नाजिया? मैं बताऊंगी मैं। ठीक है बेटा। सुप्रिया, आप क्लास? क्वेश्चन बता दीजिएगा, मेरे पास बुक भी नहीं है। अच्छा, चल फिर ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इनमें से सुप्रिया, लक्ष्मी और देवानंद में से बता देगा कोई। सुप्रिया, जी मैम। बता दोगे इनको या नहीं बता हेलो? पाओगे? हाँ जी, ये मैम ये जो नेक्स्ट को टॉपिक दे रही हूँ मैं, आइंसवर्थ की लगाव शैलियाँ, बुक है आपके पास? जी नहीं। और लक्ष्मी, आपके पास है बुक? यस मैम, मैं कर दूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो कल 2 बच्चों की प्रेजेंटेशन रहेगी और बाकी मैं वो थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है बेटे? जी। ओके बेटा, तो आप लीव कर सकते हो, क्योंकि मेरी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, क्योंकि 5 ही मिनट रह गए मेरी नेक्स्ट क्लास के लिए।